हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री रमा एकेडमी में। दोस्तों, आपने न्यूज में देखा ही होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। हम आज देखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड चर्चा में आखिर क्यों है, और आज हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल देखने वाले हैं कि समान नागरिक संहिता के बारे में सबसे पहले कब और कैसे चर्चा शुरू हुई। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इसका प्रभाव कहाँ पर कैसा देखने को मिलेगा। समान नागरिक संहिता के बारे में पढ़ना आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह आपके अधिकारों से जुड़ा है, और यदि आप यूपीएससी या एमपीपीएससी जैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ऐसे या फिर पॉलिटी में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर एक समान नागरिक संहिता क्या है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि समान नागरिक संहिता आखिर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो से। तो चलिए देखते हैं आखिर समान नागरिक संहिता क्या है। समान नागरिक संहिता यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में एक प्रस्तावित कानून है जिसका उद्देश्य सभी व्यक्तियों पर लागू समान व्यक्तिगत कानून स्थापित करना है, चाहे वह किसी भी जाति, समुदाय या धर्म से संबंधित क्यों न हो। वर्तमान में जो व्यक्तिगत कानून है वह विभिन्न समुदायों के लिए विशिष्ट धार्मिक ग्रंथों के द्वारा शासित होते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धार्मिक समुदाय पर लागू होने के लिए एक देश एक नियम का आह्वान करता है, फिर चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से संबंधित क्यों न हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है शादी, तलाक, जमीन जायदाद के हिस्से में सभी धर्मों के लिए केवल एक ही कानून का लागू होना। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धार्मिक समुदाय पर एक ही नियम का लागू करना क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें शादी, तलाक, जमीन जायदाद सभी के लिए सभी धर्मों में केवल एक ही कानून लागू होगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा सबसे पहले कब सामने आया। करीब 73 साल पहले नवंबर के इन्हीं दिनों में दिल्ली के संसद भवन में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विचार विमर्श किया गया था। इस मुद्दे का सेंटर पॉइंट क्या था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए या फिर नहीं। यह 23 नवंबर 1948 का दिन था, लेकिन अंततः इस पर कोई भी नतीजा सामने नहीं आ सका। इस बात को आज 73 साल गुजर चुके हैं, इसे लेकर कुछ भी नहीं हो सका। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है तो देश के तकरीबन हर शहर में चाय के ठेलों से लेकर कॉफी हाउस तक यह चर्चा रहती है कि सरकार यूसीसी लागू करेगी, यानी कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएगी, क्योंकि एक देश एक कानून का विचार आज आमतौर पर हर आदमी के जहन में है, और नागरिकों को उनसे यह उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि मोदी सरकार अपने अतीत में किए गए सख्त फैसलों के लिए जानी भी जाती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है मोदी सरकार के रहते देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता का क्या रोल रहा है। औपनिवेशिक भारत पर ब्रिटिश सरकार की 1835 की रिपोर्ट, जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों के संबंध में भारतीय कानून के संहिताकरण के एक रूपता की आवश्यकता पर जोर दिया गया था, और विशेष रूप से यह सुझाव दिया गया था कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस तरह के संहिताकरण से बाहर रखा जाना चाहिए। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले यहीं सामने आई थी। तो भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता की शुरुआत हमें कहां देखने को मिलती है? ब्रिटिश सरकार की 1835 की रिपोर्ट में हमें यह देखने को मिलता है। ब्रिटिश शासन के अंत में व्यक्तिगत चिंताओं को संबोधित करने वाले कानून में वृद्धि के कारण सरकार को 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए बी.एन. राव समिति बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो सबसे पहले बी.एन. राव की अध्यक्षता में 1941 में हिंदू कानून को गठित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, इस मुद्दे की जांच करना कि क्या सामान्य हिंदू कानून आवश्यक है। समिति की सिफारिश के अनुसार, जो कि धर्म ग्रंथों पर आधारित थी, हिंदू कानून के संहिताबद्ध संस्करण के तहत महिलाओं को समान अधिकार होंगे। 1937 अधिनियम की समीक्षा भी की गई और समिति ने हिंदू विवाह और उत्तराधिकार के लिए एक नागरिक संहिता स्थापित करने का सुझाव दिया। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्थापित करने का सुझाव यहाँ पर रखा गया। तो भारत के इतिहास में अगर हम समान नागरिक संहिता की बात करें तो सबसे पहले हमने 1835 की रिपोर्ट में देखा, जहां समान नागरिक संहिता का हल्का सा जिक्र हमें देखने को मिला। जिसके बाद ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीयों की व्यक्तिगत चिंताओं को संबोधित करने वाले कानून में वृद्धि करने के लिए सरकार ने 1941 में एक हिंदू कानून बनाने के लिए बी.एन. राव समिति का गठन किया। इस हिंदू कानून समिति की जिम्मेदारी थी कि सामान्य हिंदू कानून आवश्यक है कि नहीं, इस मुद्दे की वह जांच करे। समिति की सिफारिशों में था कि वह महिलाओं को समान अधिकार प्रदान कराएगी, और साथ ही समिति ने एक नागरिक संहिता बनाने का सुझाव भी दिया। ऐसा माना जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से महिलाओं की स्थिति सुधरेगी। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार
और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे। यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो महिलाओं की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि यदि हम कुछ धर्मों के पर्सनल लॉस को देखें तो उनमें महिलाओं को सीमित अधिकार भी प्रदान नहीं किए गए हैं। हर धर्म में महिलाओं के अधिकारों में कहीं ना कहीं आपको कमी देखने को मिलेगी। यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होंगे, यानी कि एक देश एक नियम कानून की व्यवस्था लागू होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव राज्यसभा में ही क्यों रखा गया? भाजपा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा ने उच्च सदन में एक विधेयक प्रस्तुत किया जो समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक आयोग बनाएगा। तो भाजपा सदस्य मीणा ने उच्च सदन में एक विधेयक प्रस्तुत किया और उस विधेयक के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। इस विधेयक को देश भर में लागू करने के इरादे से मीणा ने इसे पेश किया था। यह बिल राज्यसभा में इसलिए पेश किया गया क्योंकि इसमें समान नागरिक संहिता बनाने के लिए राष्ट्रीय निरीक्षण और जांच आयोग बनाने का जिक्र था। तो यह बिल राज्यसभा में ही क्यों पेश किया गया? क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए इसमें राष्ट्रीय निरीक्षण और जांच आयोग को बनाने का जिक्र था। आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध क्यों हो रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वालों का मत है कि ये सभी धर्मों पर हिंदू कानून थोपने जैसा है, जबकि इसका उद्देश्य साफ तौर पर सभी को समान नजर से देखना और न्याय करना है। कई मुस्लिम धर्म गुरुओं और विशेषज्ञ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि हर धर्म की अपनी मान्यताएं और आस्थाएं होती हैं, ऐसे में उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि यह हिंदू कानून को सभी धर्मों पर थोपने जैसा है। इसी वजह से कई मुस्लिम धर्मगुरु और विशेषज्ञ इस कोड का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि हर धर्म की मान्यता आस्थाएं अलग होती हैं और उन सभी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और वो ये भी मानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से सभी धर्मों पर हिंदू कानून को थोपा जाएगा। मुस्लिम और अन्य रूढ़िवादी समूह आखिर इसके खिलाफ क्यों हैं? मुस्लिम संगठन और अन्य रूढ़िवादी धार्मिक समूह और संप्रदाय शरिया और धार्मिक प्रथाओं के बचाव में भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता को लेकर समान नागरिक संहिता पर बहस जारी रखे हैं। भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता को लेकर उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस जारी रखी है। उनका मानना है कि व्यक्तिगत कानून विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और रखरखाव तो मुस्लिम और अन्य रूढ़िवादी समूहों का मानना है कि व्यक्तिगत कानून अन्य सार्वजनिक कानूनों से भिन्न है, इसलिए व्यक्तिगत कानून को ही लागू रहना चाहिए और कोई भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाना चाहिए। और वे बहस में एक और मुद्दा सामने लेकर आए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसमें किसी भी धर्म के साथ कोई भी खेल नहीं होगा। चलिए अब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कुछ प्रमुख तर्कों को देख लेते हैं। समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्राथमिक तर्क यह है कि यह नागरिक को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने के अधिकार का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक समुदायों को अपने स्थायी कानूनों का पालन करने में सक्षम बनाता है। तो यूसीसी के खिलाफ पहला तर्क यह है कि नागरिकों को उनके पसंद के धर्म का पालन करने का जो अधिकार प्राप्त है, यूनिफॉर्म सिविल कोड उस अधिकार का उल्लंघन करता है। उदाहरण के लिए देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 जो प्रत्येक धार्मिक संगठन की स्वायत्तता की गारंटी देता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड उस बात का उल्लंघन करता है और सभी धार्मिक संगठन आर्टिकल 29 के तहत अपनी अनूठी संस्कृति को बनाए रखने के हकदार भी हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड नागरिकों को उनके पसंद के धर्म का पालन करने के अधिकार का उल्लंघन करता है, जो कि उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत प्राप्त है। और अनुच्छेद 25 प्रत्येक धार्मिक संगठन के स्वायत्तता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 प्रत्येक धार्मिक संगठन की स्वायत्तता की गारंटी देता है और सभी धार्मिक संगठन अनुच्छेद 29 के तहत अपनी अनूठी संस्कृति को बनाए रखने के हकदार भी हैं। भारतीय संविधान सभा की मौलिक अधिकार उपसमिति ने जानबूझकर समान नागरिक संहिता को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने को छोड़ दिया है। जनजातीय संगठनों ने भी इसी तरह की चिंता व्यक्त की है, जैसे कि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, जिसने 2016 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर भविष्य में समान नागरिक संहिता से अपने सदस्यों की परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं की सुरक्षा का अनुरोध किया था। जब विवाह, संपत्ति के स्वामित्व आदि जैसे निजी मामलों की बात आती है तो नागालैंड के जनजातीय जिलों में संघीय कानून पर पहले से ही प्रचलित प्रथागत नियमों को प्राथमिकता दी जाती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ जनजातीय संगठनों ने भी अपनी चिंता जाहिर करी और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने भविष्य के लिए परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं की सुरक्षा का अनुरोध भी किया।
समान नागरिक संहिता में कहा गया है कि एक राष्ट्र एक कानून को विभिन्न समुदायों के अद्वितीय व्यक्तिगत कानूनों पर लागू नहीं किया जा सकता यदि संहिताबद्ध नागरिक कानून, सीआरपीसी, आईपीसी जैसे आपराधिक कानून इस सिद्धांत का पालन नहीं करते। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की सरकारों ने 1872 में संघीय भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदल दिया था। आखिरकार व्यक्तिगत कानूनों को समवर्ती सूची में प्रविष्टि संख्या 5 के रूप में शामिल किया गया, जिससे संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को व्यक्तिगत कानून बनाने का अधिकार मिल गया। यदि संविधान के निर्माता चाहते थे कि व्यक्तिगत कानून एक समान हो, तो उन्होंने उन्हें संघ सूची में शामिल किया होता और संसद को उन पर पूर्ण विधायी अधिकार दिया होता। पर ऐसा है नहीं। संविधान निर्माताओं ने व्यक्तिगत कानूनों को संघ सूची में नहीं, समवर्ती सूची में शामिल किया। अंत में यह भी दावा किया गया कि समान नागरिक संहिता सभी समुदायों पर एक हिंदूकृत कोड लागू करेगी। उदाहरण के लिए यूसीसी में ऐसे खंड हो सकते हैं जो विवाह जैसे मामलों में हिंदू परंपरा के अनुरूप होने के बावजूद अन्य समुदायों के सदस्यों को ऐसा करने के लिए कानून रूप से बाध्य करेंगे। तो इसे लेकर यह दावा किया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक हिंदू कोड जारी करेगा, जिसमें विवाह जैसे मामले हिंदू परंपरा पे आधारित होंगे और अन्य समुदायों के सदस्यों को ये कानूनी रूप से मानना भी पड़ेगा। चलिए अब हम देखते हैं कि भारत में समान नागरिक संहिता का उद्देश्य क्या है। भारत में समान नागरिक संहिता का उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित कमजोर समुदायों की रक्षा करना है, जैसा कि अंबेडकर ने कल्पना की थी। साथ ही एकता के माध्यम से राष्ट्रवादी उत्साह को बढ़ावा देना है। लागू होने पर कोड का लक्ष्य उन कानूनों को सरल बनाना होगा जो कि वर्तमान में धार्मिक विचारों के आधार पर विभाजित हैं, जैसे कि हिंदू कोड विल, शरिया कानून और अन्य कानून। यह संहिता विवाह समारोहों, उत्तराधिकार, विरासत और गोद लेने को नियंत्रित करने वाले जटिल नियमों को सरल और अधिक सार्वभौमिक बनाएगी। फिर भी सभी नागरिक उनकी धार्मिक संबद्धता की परवाह किए बिना समान नागरिक कानून के अधीन होंगे। तो भारत में समान नागरिक संहिता का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित कमजोर समुदायों की रक्षा करना। और जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो भारत के सभी कानूनों को सरल बनाया जा सकेगा, जैसे कि हिंदू कोड विल, शरिया कानून और सभी अन्य कानून। इसके तहत विवाह समारोह, उत्तराधिकार, विरासत और गोद लेने को नियंत्रित करने वाले जटिल नियमों को सरल बनाया जा सकेगा। इसमें भारत के सभी नागरिक उनके धर्म की संबद्धता की परवाह किए बिना यूनिफॉर्म सिविल कोड के अधीन होंगे। भारत में समान नागरिक संहिता के बारे में भारतीय संविधान क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं और धार्मिक संगठनों को अपने स्वयं के मामलों का संचालन करने की अनुमति देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार भारतीय राज्य को राष्ट्र की नीतियां स्थापित करते समय सभी भारतीय नागरिकों के लिए निर्देशक सिद्धांतों और सामान्य कानून को लागू करने की आवश्यकता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 का कहता है कि सभी भारतीय नागरिकों के लिए निर्देशक सिद्धांत और सामान्य कानून को लागू करने की आवश्यकता है। इस तथ्य के कारण भारत में समान नागरिक संहिता किसी भी लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करती। यह मसौदा भारत में LGBTQIA+ आबादी के लिए भी आशा जगाता है। भारत में अब तक लागू किसी भी कानून ने समलैंगिक विवाह को वैध नहीं माना है। तो भारत में समान नागरिक संहिता के लागू होने पर भारत में LGBTQIA+ की आबादी के लिए भी एक होप है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने पर भारत में समलैंगिक विवाह भी वैध माना जाए। चलिए अब हम देखते हैं कि व्यक्तिगत कानूनों का मसौदा कब तैयार किया गया था। मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम आबादी के लिए व्यक्तिगत कानून मूल रूप से ब्रिटिश राज्य के दौरान तैयार किए गए थे। ब्रिटिश अधिकारियों ने समुदाय के नेताओं के प्रतिरोध की चिंता के कारण इस घरेलू मामले में अधिक हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया। गोवा भारत का एक राज्य है जिसे पूर्व पुर्तगाली गोवा और दमन में औपनिवेशिक शासन के कारण देश से निष्कासित कर दिया गया था। भारत के राज्य गोवा को शेष भारत से काट दिया गया था, लेकिन उसने अपने सामान्य पारिवारिक कानून को बनाए रखा, जिसे गोवा नागरिक संहिता के रूप में जाना जाता है, जिस कारण गोवा आज तक भारत में एकीकृत नागरिक संहिता वाला एकमात्र राज्य बन गया है। भारत के केवल किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? तो गोवा एक लौता राज्य है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। भारत को आजादी मिलने के बाद हिंदू कोड बिल पेश किया गया और ईसाई, यहूदी, मुस्लिम और पारसियों को छूट देते हुए बौद्ध, हिंदू, जैन और सिख जैसे भारतीय धर्मों के विभिन्न संप्रदायों में व्यक्तिगत कानून को बड़े पैमाने पर संहिताबद्ध और सुधारित किया गया, क्योंकि उन्हें अलग समुदायों के रूप में मान्यता दी गई थी। तो जब भारत को आजादी मिली तो भारत ने अपने व्यक्तिगत कानूनों में काफी सुधार किया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि भारत में समान नागरिक संहिता और शाहबानो मामला क्या है। 1985 में शाहबानो मामला सामने आया।
इसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय राजनीति में चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया। धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को नुकसान पहुंचाए बिना सभी नागरिकों पर कुछ कानून लागू करने के मुद्दे ने चर्चा को जन्म दिया। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बहुत दुख का विषय है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 एक मृत अक्षर बनकर रह गया है। यह प्रावधान करता है कि सरकार सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाए, लेकिन इसे बनाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाने का कोई भी ठोस प्रमाण अब तक मिला नहीं है। 1985 में आए शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 44 आखिर केवल एक मृत अक्षर बनकर रह गया है। अनुच्छेद 44 कहता है कि भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू हो, लेकिन इस पर आज तक कोई भी सरकारी प्रयास नहीं किया गया। चलिए अब हम देखते हैं कि नागरिक कानून और आपराधिक कानूनों के बीच में क्या अंतर है। जहां नागरिक कानून आस्था से प्रभावित होते हैं, वहीं भारत में आपराधिक कानून एक समान है और सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे उनके धार्मिक विचार कुछ भी हो। धार्मिक ग्रंथों से प्रभावित होने के बाद भी नागरिक विवादों में शासन करने वाले व्यक्तिगत कानून हमेशा संवैधानिक मानकों के अनुसार लागू किए गए हैं। तो नागरिक कानून जो है वह भारत के विभिन्न धर्मों में विभिन्न धार्मिक विचारों के आधार पर होते हैं। वहीं अगर हम आपराधिक कानूनों की बात करें तो वह सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म से संबंधित क्यों न हो। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धर्मों में एक समानता लाएगा। जहां पर्सनल लॉ हर धर्म के लिए अलग अलग है, वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लेकर आएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर पर्सनल लॉ क्या है। जो कानून विशेष समूहों के लोगों के लिए उनकी जाति, धर्म, आस्था और विश्वास के आधार पर प्रासंगिक होते हैं, वे पारंपरिक प्रथाओं और धार्मिक ग्रंथों की सावधानी पूर्वक जांच के बाद बनाए जाते हैं। हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ उनके संबंधित धर्मों की पवित्र पुस्तकों से उत्पन्न होते हैं और उनके द्वारा ही शासित होते हैं। तो पर्सनल लॉ क्या है? पर्सनल लॉ जो है वह विभिन्न लोगों की जाति, धर्म, आस्था और विश्वास पर आधारित है। हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वह उनकी धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है और उनके अनुसार ही शासन किया जा रहा है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि पर्सनल लॉ क्या है, तो आप लिखेंगे कि वे कानून जो किसी विशेष समूह के लोगों को उनकी जाति, धर्म या आस्था और विश्वास के आधार पर उनके धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बनाए गए हैं, वे सभी नियम पर्सनल लॉ कहलाते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू धर्म ग्रंथों पर आधारित है, मुस्लिम धर्म ग्रंथों पर आधारित है और उनके अनुसार ही संचालित भी होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि किन किन देशों में समान नागरिक संहिता लागू है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का पालन कई देशों में होता है। इन देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र, अमेरिका, आयरलैंड आदि शामिल हैं। इन सभी देशों में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून है और किसी धर्म या समुदाय विशेष के लिए अलग कानून नहीं है। तो कौन कौन से देश हैं जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का पालन करते हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र, अमेरिका, आयरलैंड। ये सभी वो देश हैं जो समान नागरिक संहिता को अपने देश में लागू किए हुए हैं, जिसमें सभी धर्मों के लिए एक ही समान कानून है और किसी भी धर्म समुदाय के लिए अलग से कानून तय नहीं किया गया है। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल श्री रमा अकेडमी से। यदि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।